नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हैंडीकैम पीओवी में, जहां मैं सुनाता हूं किस्से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे कराची अराइवल की। तो मेरी फ़्लाइट पहुंची इस्तांबुल से कराची सुबह 5 बजे, और जैसे ही मैं जेटवे ब्रिज से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं 90s के एरा में वापस चला गया हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार इंडिया से यूरोप गया था लेट 90s में, तब मुंबई का एयरपोर्ट जो था वो ऐसे ही दिखता था। तो थोड़ी देर चलने के बाद मैं पहुंचा इमिग्रेशन काउंटर, और मैंने वहाँ पे एक जूनियर ऑफिसर थे, उनको ग्रीट किया। तो उन्होंने भी मुझे बड़ी स्माइल दी और मेरा यूएस पासपोर्ट देखा, और फिर उसके बाद बोले यार आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट भी दो। तो मैंने बोला मैं पाकिस्तान का सिटीज़न नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि फिर आप किस कंट्री के सिटीज़न हो। तो मैंने उनको बोला कि अभी फ़िलहाल तो मैं यूएस सिटीज़न हूँ, लेकिन बाय बर्थ आई वाज एन इंडियन सिटीज़न। तो फिर थोड़ा उनको भी मेरे ख्याल से सेकेंडरी इंस्पेक्शन की ज़रूरत महसूस हुई इंडिया का नाम सुनते ही। तो उन्होंने उनके सीनियर ऑफिसर को बुलाया और फिर वो मुझे साइड में लेके गए और थोड़ी पूछताछ की। उन्होंने पूछा कि आप पाकिस्तान क्यों आए हो, कहाँ पे रुकने वाले हो कराची में, और कितने दिन यहाँ पे रहने का प्लान है। ऐसी सब जनरल सवाल उन्होंने किए, और उसके बाद फिर मुझे वापस भेजा उस जूनियर ऑफिसर के पास, और उनको बोला कि हाँ हाँ कोई बात नहीं है, इनका इमिग्रेशन कर दो। और फिर जो वहाँ पे जूनियर ऑफिसर थे, उनका नाम मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन वो भी फिर थोड़े एक्साइटेड हो गए और मेरे साथ बातें करने लगे। उन्होंने मुझे बोला कि यार हम लोग विराट कोहली और अरिजीत सिंह के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो मैंने भी उनको बोला कि हाँ, वैसे मैं आजकल क्रिकेट ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं छोटा था तब मैंने भी इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी मैचेस देखी है। और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी मुझे याद है मेरे बचपन से, वो थे इमरान खान, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, उसके बाद और कौन था यार, रमीज राजा, वसीम अकरम, ये सब। तो उन्होंने बोला हाँ यार, मैंने इनके बारे में सुना है, लेकिन उसमें से सिर्फ मुझे इमरान खान ही पता है, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और फिर थोड़ी देर और उनके साथ बात करने के बाद मैं निकला बैगेज कलेक्शन एरिया की तरफ। और वो जो एरिया था वो भी बड़ा पुराना सा मुझे लगा, और वहाँ पे जो लगेज कार्ट्स पड़ी थी वो मुझे याद है इंडिया में 90s में उसी टाइप की रहती थी। उनका पूरा रंग निकल गया हुआ रहता था, और उसके व्हील्स भी ठीक से काम नहीं करते थे, बड़ी परेशानी होती थी। तो उसी टाइप की वो लगेज कार्ट्स मैंने बहुत सालों बाद पाकिस्तान में देखी, और फिर वहाँ से निकल पड़ा एग्ज़िट की तरफ। तो कराची एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में समीर भाई और एबी भाई मेरा इंतज़ार कर ही रहे थे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि समीर भाई जो है ये पाकिस्तान के बड़े मशहूर यूट्यूबर है,
इनकी इंडिया में बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इन्होंने बेसिकली कराची में और सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी है, उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है। और उस एरिया की जो हिंदू हेरिटेज है उसमें ख़ास करके सिंध में जो थरपारकर और नगर पारकर साइड के एरियाज़ हैं, वहाँ पे जाके इन्होंने आ, बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स कवर किए हैं और इंडिया के लोगों को दिखाए हैं। और उसके साथ ही साथ इन्होंने सैकड़ों ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ लिए हैं जो इंडिया विज़िट करके आए हैं और उनका इंडिया का एक्सपीरियंस उन्होंने समीर भाई के चैनल पे शेयर किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तानियों के लिए। तो समीर भाई से मैंने उनकी वीडियोस देख के कांटेक्ट किया था और उन्होंने फिर मुझे कराची की जो हिंदू हेरिटेज साइट्स है वो दिखाने का भी वादा किया और उसके साथ ही फिर हमारा हिंगलाज माता मंदिर जाने का भी प्लान बन गया बलूचिस्तान में। तो समीर भाई ने मुझे एक फूलों का गुलदस्ता दे के उन्होंने मेरा कराची में स्वागत किया और फिर हम निकल पड़े कराची की सदर एरिया की तरफ, जहाँ पे उन्होंने एक प्राइवेट अपार्टमेंट में मेरे रहने का इंतज़ाम किया था। तो वैसे कराची जो है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मुंबई जैसा बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ पे होटल ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन उसमें मुझे एक नोटेबल जो होटल लगा वो था अवारी टावर्स, और इसके जो ओनर है वो पारसी है और उनकी बड़ी होटल चेन है थ्रू आउट पाकिस्तान। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं अवारी टावर्स रुकूं, लेकिन फिर जब समीर भाई ने मुझे ये प्राइवेट अपार्टमेंट का प्रपोज़ल दिया तो मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये समीर भाई के घर से भी नज़दीक था और फिर वहाँ से जो कराची की मेन टूरिस्ट साइट है वो भी बहुत नज़दीक है, क्योंकि ये एक बड़ा सेंट्रल एरिया है कराची का। तो फिर मैंने भी सोचा कि ये अपार्टमेंट का ऑप्शन अच्छा रहेगा। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद समीर भाई ने ट्रेडिशनल सिंधी स्टाइल से मेरा फिर से वेलकम किया और मुझे उन्होंने सिंधी टोपी और सिंधी शॉल, जिसे अजरक बोलते हैं, वो प्रेजेंट की। और मैंने भी समीर भाई को और ए बी भाई को जो गिफ्ट्स लाई थी यूएस से, वो उन्हें दी। थोड़ी देर गपशप करने के बाद ऐसा तय हुआ कि मैं 2-3 घंटे आराम करूँगा और मीनवाइल समीर भाई उनके घर जाके फिर मेरे लिए लंच लेके आएंगे और हम लोग लंच करने के बाद निकलेंगे कराची सिटी घूमने के लिए। तो सुबह 11 बजे के आसपास मेरी आँख खुली तो मैंने समीर भाई को कॉल किया और बोला कि इस अपार्टमेंट के आजू बाजू अगर कोई सैलून होगा तो मैं जाके शेव और थोड़ा सा हेयर कट करके आता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि कराची में जो है वो सैलून्स इतने जल्दी खुलते नहीं हैं, तो नॉर्मली 12 बजे के बाद ही सैलून वहाँ पे खुलते हैं और देर रात तक वो खुले रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये काम जो है वो बाद में किया जा सकता है।
12 बजे के आसपास समीर भाई लंच लेके आए और लंच में था चिकन चरगा, जो कि उनके फैमिली की स्पेशलिटी है। और बड़ी जायकेदार और स्वादिष्ट ऐसी ये डिश थी। और मैंने तो पहली बार ही ट्राई की थी, तो मुझे बड़ी पसंद आई। तो हम लोगों ने खाना खाया और फिर उसके बाद निकल पड़े समीर भाई की मोटरसाइकिल पे टेलर के यहाँ। मेरी पाकिस्तान ट्रिप के प्रिपरेशन के लिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी पाकिस्तान की वीडियोस देखी और उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि पाकिस्तान में 95% लोग जो है वो शलवार कमीज़ ही पहनते हैं। वहाँ पे आपको शायद ही कोई देखेगा कि जो टी शर्ट और पैंट पहन के घूम रहा हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक दो सलवार कमीज़ भी सिला लूँ। और जब ये बात मैंने समीर भाई से कही तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पहचान के एक अच्छे टेलर है, उनका नाम है असीन, और इन्हीं से उन्होंने अपने शादी का भी सूट सिलवाया था। तो फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि ये जो दो सलवार कमीज़ है ये इन्हीं से सिलवाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द वो हमें सिला के दे, क्योंकि कराची में मेरा स्टे सिर्फ 2 ही दिन का था। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि ये जो दो सलवार कमीज़ है ये हमें दूसरे दिन शाम तक मिल जाने चाहिए। तो हम लोग जब मोटरसाइकिल पे टेलर के यहाँ पे जा रहे थे तो मैंने अपना आईफोन निकाला और वीडियोस शूट करना चालू किया। तब समीर भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पे कराची में फ़ोन स्नैचिंग का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर किसी ने देख लिया कि आपके पास आईफोन या कोई भी हाई एंड फ़ोन है तो लोग आपको आपका पीछा करके फ़ोन स्नैच करके भाग जाते हैं। तो ये सुनने के बाद फिर मैंने भी मेरा फ़ोन जो है वो जेब में डाल दिया और उसके बाद सिर्फ कुछ फ़ोटोज़ लेने के लिए मैंने फ़ोन बाहर निकाला है। इसलिए आपको ज़्यादा वीडियोस इस कराची विज़िट में आपको नहीं दिखेगी। ये फ़ोन स्नैचिंग की वजह से कराची में जो लोग हैं वो नॉर्मली दो फ़ोन अपने साथ रखते हैं, एक सस्ता वाला और एक महंगा वाला। और जब वो ऐसी किसी क्राउडेड एरियाज़ में होते हैं तो वो सस्ते वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। लेकिन अब ये जो फ़ोन स्नैचिंग गैंग है उनको भी पता चल गया है कि लोगों के पास दो फ़ोन होते हैं। तो जब ये आपके ऊपर अटैक करते हैं और आपने अगर उनको सस्ता वाला फ़ोन पकड़ा दिया तो फिर वो आपको बोलेंगे कि नहीं ये वाला नहीं चाहिए, वो दूसरा जो महंगा वाला रखा है वो बाहर निकालो। और नॉर्मली ये सब गन पॉइंट पे होता है, इसलिए आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आपको जो कुछ अपने पास है वो उनको देना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। टेलर का काम होने के बाद हम लोग निकल पड़े विजय चौहान जी से मिलने। विजय भाई जो है वो कराची हिंदू कम्युनिटी के एक्टिव कार्यकर्ता है और एक प्रिंटिंग प्रेस के ओनर भी है। और इन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन उर्दू में करके इसे प्रिंट किया है। और वहाँ पे जो हिंदू कैलेंडर्स होते हैं या फिर आरती संग्रह होते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो विजय भाई की प्रेस प्रिंट करती है और थ्रू आउट पाकिस्तान डिस्ट्रीब्यूट करती है। विजय भाई ने हमें चाय पिलाई और फिर थोड़ी उसके बाद गपशप हुई।
और मैंने उन्हें भगवद गीता की उर्दू कॉपी खरीदने की इच्छा प्रकट की। तो उन्होंने कहा कि अभी सारी कॉपियाँ आउट ऑफ स्टॉक है। तो इसलिए फिर मैं उसे ले नहीं पाया। नहीं तो मेरा प्लान था कि एक सोवेनियर करके भगवद गीता का उर्दू वर्जन ख़रीदा जाए। और फिर उसके बाद मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ शाम को रत्नेश्वर महादेव मंदिर चला जाए और वहाँ पे मुझे रत्नेश्वर के दर्शन कराएं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे मंदिरों में मुस्लिम लोगों को एंट्री नहीं है। सिर्फ हिंदू या सिख लोग जो है वही मंदिर विज़िट कर सकते हैं। उसमें से एक ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। तो यहाँ पे आप एक तो अकेले वहाँ पे जाओ या फिर कोई हिंदू आपकी पहचान के है तो वो आपको लेके जा सकते हैं और दर्शन करवा सकते हैं। और कराची में मेरे कोई हिंदू पहचान के नहीं थे, इसलिए फिर हम लोगों ने विजय भाई से रिक्वेस्ट की और उन्होंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और शाम को हम लोग उनको मिलेंगे रत्नेश्वर महादेव मंदिर में। रत्नेश्वर महादेव मंदिर खुलने में 2-3 घंटे बाकी थे। तो फिर हमने सोचा कि तब तक थोड़ा सा कराची का मार्केट घूम लिया जाए। और विजय भाई के ऑफिस के सामने ही एक मुझे बाइक बाइक मार्केट दिखा और वहाँ पे बहुत सारी मोटरसाइकिल्स जो है वो सेल के लिए लगी थी। पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिल्स यूज़ होती है उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि होंडा की CD70 बाइक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और आपको याद होगा कि 80s में मिड 80s में हीरो होंडा ने CD100 बाइक लॉन्च की थी इंडिया में। तो ये उसी टाइप का डिज़ाइन है लेकिन 70 cc का है। और इसके साथ साथ दो और ब्रांड्स यहाँ पे है, रोड प्रिंस और यूनाइटेड। और ये दो जो है ये होंडा CD70 की चाइनीज़ कॉपी है। बाइक मार्केट घूमने के बाद हम लोग आगे चलते गए और मुझे एक गन्ना जूस की छोटी सी दुकान दिखी। तो वहाँ पे हमने गन्ने का जूस पिया और फिर आगे निकले। थोड़ा आगे जाते ही मुझे वहाँ पे रेमंड का शोरूम दिखा। तो आई वॉज़ रियली सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान में भी रेमंड है, क्योंकि मैंने सुना था कि जो इंडियन कंपनीज़ है उनको पाकिस्तान में बिज़नेस करना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं इस शोरूम के अंदर गया और वहाँ के जो ओनर थे उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऑफिशियली रेमंड जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो दुबई से जाके पूरा माल ख़रीदते हैं और फिर वो पाकिस्तान में लाके यहाँ पे बेचते हैं। और रेमंड के जो शूटिंग है उसको पाकिस्तान में अच्छी डिमांड है। रेमंड के शोरूम के सामने ही लंदन वॉच कंपनी करके एक मुझे शॉप दिखी। और ये शॉप जो है वो एस्टैब्लिश्ड इन 1882, विच मीन्स ये ऑलमोस्ट 142 साल पुरानी शॉप है और अभी भी चल रही है, विच इज़ सरप्राइजिंग। इसी रोड पे थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे सुजुकी की आल्टो दिखाई दी। और पाकिस्तान में जो आल्टो गाड़ी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इंडिया से। और उसके बाद इमिडिएटली वहाँ पे एक हुंडई सैंट्रो लगी थी। और ये जो सैंट्रो गाड़ी है मुझे याद है 90s में बहुत ही पॉपुलर थी। इंडिया में इसकी ऐड शाहरुख खान करते थे। और मैंने तो बहुत सालों के बाद ये सैंट्रो देखी है।
तो वो वही पुरानी यादें जो थी 90s की वो ताज़ा हो गई। इसी रोड पे थोड़ा आगे जाने के बाद एक एंटिक शॉप था, और मैं जब इस शॉप के अंदर गया तो वहाँ पे मुझे कुछ रिकॉर्ड्स पुरानी पड़ी हुई दिखी। और मैं पुरानी रिकॉर्ड्स और कैसेट्स का बड़ा शौकीन हूँ। यहाँ पे यूएस में मेरे घर में एक रिकॉर्ड प्लेयर भी है और कैसेट प्लेयर भी है। तो मैंने सोचा कि कुछ पाकिस्तानी रिकॉर्ड्स लिए जाए। तो वहाँ पे जो एक रिकॉर्ड का गट्ठा पड़ा था उसमें मैं ढूंढने लगा कि कुछ पहचान की रिकॉर्ड्स दिखती है क्या। तो मुझे वहाँ पे सरप्राइजिंगली बॉबी की रिकॉर्ड दिखी, और एक रिकॉर्ड थी बातों बातों में और सुनैना मूवी की। तो डेफिनेटली आई वाज वेरी इंटरेस्टेड टू बाय दोज, लेकिन उस पे बड़े स्क्रैच आए हुए थे। तो मुझे लगा कि यार ये लेके तो जाएंगे लेकिन ये चलेगी कि नहीं, इसीलिए फिर मैंने वो ख़रीदी नहीं। इसी रोड पे थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे एक पुराना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स टाइप सा दिखा। और अगर आपको याद होगा तो ये जो बिल्डिंग है वो पुरानी बॉलीवुड मूवी जो थी 60s और 70s उसमें इस टाइप के अपार्टमेंट्स दिखा करते थे। तो अभी इतने में तो मैंने मुंबई में ऐसे अपार्टमेंट्स नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे कराची में अभी भी ये मौजूद है। और मुंबई में जो ऐसे अपार्टमेंट्स थे उनको गिरा के अभी वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है। शाम होने को आई थी तो हम लोग निकल पड़े रत्नेश्वर महादेव मंदिर की तरफ, जो है कराची का क्लिफ्टन एरिया, वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो है ये 150 साल पुराना मंदिर है, और ये एक गुफा के अंदर बना हुआ है। और इस गुफा को उर्दू में गार बोलते हैं। और ये जो अंडरग्राउंड टेम्पल है इसकी 6 लेवल्स है, और इसके 5वें लेवल में से एक टनल निकलती है जो जाती है मोहत्ता पैलेस। ये मोहत्ता पैलेस जो है कराची का बड़ा ही फेमस लैंडमार्क है। इस पैलेस को 1927 में एक हिंदू मारवाड़ी बिजनेसमैन थे शिव रतन मोहत्ता, उन्होंने बनाया था। और पार्टीशन के बाद ये फैमिली जो है इंडिया चली गई, तो इस पैलेस को अभी एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर की जो गुफा है, इस गुफा के अंदर एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग भी है जिसको हिंदी में झरना बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गुफा थी इसके अंदर भगवान शिव जो है वो रह चुके हैं। और यहाँ पे इस गुफा में श्री गुरु नानक देव जी जो है वो भी यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। रत्नेश्वर महादेव मंदिर पहुँचने के बाद हम लोग विजय भाई से मिले, और फिर उन्होंने हमें मंदिर में लेके जाके दर्शन कराया। मंदिर में शाम होने की वजह से थोड़ी भीड़ थी, और बहुत सारे भक्त आए थे दर्शन के लिए, और उसमें लेडीज़ भी थी। और उसकी वजह से वहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स या वीडियो ले नहीं सका, क्योंकि पाकिस्तान में ये एक थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आप मंदिर के अंदर या जहाँ पे लेडीज़ मौजूद हैं वहाँ पे आप फ़ोटो नहीं ले सकते या फिर उनकी वीडियो नहीं ले सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद और
प्रसाद लेने के बाद हम लोग बाहर आए तो बाहर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी और इन दुकानों में अ, पूजा का सामान, ज्वेलरी और धार्मिक किताबें भी बेचने के लिए रखी गई थी। और इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी जो किताबें हैं वो उर्दू में लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पे उर्दू जो है ये पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसमें से एक दुकान में से मैंने एक छोटी सी पिंड जिसको बोलते हैं या शिवलिंग जो था, वो ऐसा एक ग्लास का शिवलिंग छोटा सा था, वो मैंने ख़रीदा। और वहाँ पे मुझे एक भगवत गीता की कॉपी भी मिली जो हिंदी में थी, तो मैंने उसे एज ए सुवेनियर फिर ख़रीद लिया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। 2 साल पहले मैंने फेसबुक पे इस मंदिर की एक फ़ोटोग्राफ देखी थी महाशिवरात्रि के आसपास। और ये एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी और शायद 1930s या 40s में ली थी। और उस पे लिखा था कि एक ज़माने में कराची में इतने धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाई जाती थी। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं इस मंदिर के सामने खड़ा रहूँगा और इस मंदिर के अंदर जाके यहाँ पे जो रत्नेश्वर है इनके दर्शन करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे नसीब में ये दर्शन करना था, इसीलिए मैं आज इस जगह पे मौजूद हूँ। रत्नेश्वर महादेव मंदिर को लग के ही बाग इब्ने कासिम है। और ये जो बाग है ये 130 एकड़ में फैला हुआ है और क्लिफ्टन बीच के ऊपर ही बना हुआ है, ऐसा समझिए। और ये बाग ख़त्म होते ही सामने फिर आपको अरेबिक ओशन दिखाई देगा। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इनको पहला पाकिस्तानी माना जाता है। तो ये जो थे एक अरब मिलिट्री कमांडर थे और इन्होंने 7th सेंचुरी में सिंध पे अटैक करके वहाँ के जो हिंदू राजा थे दाहिर, उनको हराया था। और ऐसा कहते हैं कि तभी से जो है साउथ एशिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम रूल की शुरुआत हुई। अंधेरा बहुत हो चुका था, इसीलिए फिर हमने बाग स्किप किया और निकल पड़े अपार्टमेंट की ओर। डिनर के लिए मैंने सोचा कुछ लाइट ही खाया जाए, क्योंकि सुबह बड़ा हेवी लंच हुआ था। तो मुझे याद आया कि एक 6 महीने पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी और वो थी एक वड़ा पाव मसाला डोसा स्टॉल के बारे में, जो कि कराची में है और एक मराठी फैमिली चलाती है। तो मैंने समीर भाई से पूछा कि क्या उन्होंने इस स्टॉल के बारे में सुना है, तो उन्होंने मुझे कहा हाँ मुझे एग्जैक्टली पता है ये कहाँ पे है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे जाके वड़ा पाव और मसाला डोसा ट्राई करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे चाय पीने के लिए। तो हम लोग जब जादव अंकल के वड़ा पाव मसाला डोसा स्टॉल पे पहुँचे तो वो बंद निकला। तो समीर भाई ने कहा कि यहाँ पे जो फ्रेयर हॉल है वहाँ पे एक बड़ा ही फेमस और वड़ा पाव का स्टॉल है और उसका नाम है कविता दीदी ईट एक्सप्रेस। तो फिर मैंने बोला चलो फिर वहीं पे जाके
वड़ा पाव ट्राई करते हैं। तो हम निकल पड़े फरेर हॉल की तरफ। तो हम लोग जब फरेर हॉल पहुँचे तो कविता दीदी का स्टॉल भी आज बंद था। तो फिर हमने सोचा कि ये फरेर हॉल का जो एरिया है उसे थोड़ा सा देखा जाए, क्योंकि ये जो हॉल है ये एक ब्रिटिश ज़माने की बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1865 में हुआ था। और ये कराची का टाउन हॉल था, लेकिन अभी इसको एग्जीबिशन स्पेस और गैलरी में चेंज कर दिया गया है। इस हॉल का नाम जो है वो सर बार्टल फ्रेर जो थे, जो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके नाम पर रखा गया है। सर बार्टल फ्रेर के ज़माने में सिंध की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बड़ी तेज़ी से हुई, और इन्होंने सिंधी को जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज बनाया सिंध सूबा की, मतलब सिंध स्टेट की। इसके पहले फ़ारसी जो थी वो एक्चुअली ऑफिशियल लैंग्वेज थी सिंध की। तो मेरे ख्याल से इसी की वजह से उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी सिंध एरिया में, और इस हॉल को फिर उनका नाम दिया गया। और इस फ्रेर हॉल के आजू बाजू में एक गार्डन भी है, और इस गार्डन में शाम को बहुत सारे लोग जॉगिंग के लिए या घूमने के लिए आते हैं। फ्रेर हॉल से फिर हम लोग कैफ़े क्वेटा गए, और वहाँ पे मैंने ट्राई की हलवा पूरी छोले के साथ, और उसके बाद मंगाई कश्मीरी चाय जो कि पिंक कलर की थी, और उसमें गरम दूध और कुछ नट्स भी थे। मुझे उतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। चाय पीने के बाद फिर हम लोग घर आए और थोड़ी देर गपशप की, और उसके बाद सो गए। तो ऐसा रहा कराची में आज मेरा पहला दिन। कल हम लोग जाएंगे सुबह पाकिस्तान म्यूज़ियम, और वहाँ पे 2 घंटे बिताने के बाद फिर वहाँ से जाएंगे मज़ार ए कैद, जो कि पाकिस्तान के फाउंडर है मोहम्मद अली जिन्ना, वहाँ पे उनकी कब्र है। और फिर वहाँ से जाएंगे मनोरा आइलैंड, जहाँ पे है वरुण देव का मंदिर, और फिर शाम में वापस आएंगे सिटी में, और टाइम अगर मिला तो जाएंगे स्वामी नारायण मंदिर, नहीं तो फिर उसे कवर करेंगे उसके अगले दिन। तो चलिए फिर मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, बाय।